प्रेसिडेंट किसका भाग है, तो आप बोलेंगे संघीय कार्यपालिका का भाग है। किसका भाग है प्रेसिडेंट? संघीय कार्यपालिका का भाग क्या है? प्रेसिडेंट है। अब बोलोगे सर संघीय कार्यपालिका का भाग केवल प्रेसिडेंट ही होगा क्या? नहीं, संघीय कार्यपालिका में प्रेसिडेंट हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री जो होंगे सबके सब मतलब क्या होंगे? संघीय कार्यपालिका का ही भाग होंगे। कार्यपालिका दो तरह का होगा, स्टेट में राज्य कार्यपालिका और संघ के लिए क्या होता है? संघीय कार्यपालिका होता है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो आगे चलते हुए भी कुछ बातों को मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब सबसे पहले आप देख क्या रहे हो, तो यहाँ पे जब हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संघीय कार्यपालिका का ये पार्ट 1 है। राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं राज्य का औपचारिक प्रमुख? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है, मतलब राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। एकता, अखंडता और एकजुटता का मतलब क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत में। वरीयता के आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद का पद जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे। इस पीडीएफ के साथ इशू क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का न्यायवादी, सारे के सारे मतलब जो पद जो है वो आपको संघीय कार्यपालिका के ही मतलब भाग है। आप चलेंगे भारत के राष्ट्रपति को देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या अहर्ताएं हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए? तो सबसे पहला बात हमको ध्यान में रखकर भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन के ही यही है। सो व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु की बात कही गई, अधिकतम आयु का बात नहीं किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु का कोई मतलब जिक्र नहीं है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, मतलब लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए जो क्राइटेरिया जो होता है वो क्राइटेरिया इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों से किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी लाभ का पद न धारण करता हो, चाहे राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार का हो या फिर उनसे संबंधित किसी भी संस्था का हो। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 58 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे पद की शर्तें क्या क्या है। तो राष्ट्रपति की पद की शर्तें के देखेंगे तो संघीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, संघीय या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, तो यह समझा जाएगा तो उसने उस सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के तारीख से मतलब रिक्त कर दिया है। ठीक है, बाय द अगर इस प्रकार का कोई भी सदस्य अगर राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो जिस दिन भी राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, उसी दिन से ठीक है उस सदन का पद जो है खाली माना जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, साथ में आपको ध्यान में क्या रखना है? लाभ का कोई अन्य पद भी मतलब क्या करेगा? धारण नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन का हकदार होगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को ऐसा आवास उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि मतलब क्या किराए से मुक्त होगा। ठीक है, किसी भी तरह का उसमें किराया उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, राष्ट्रपति का जो सैलरी जो मिलेगा वो भी मतलब टैक्स फ्री होता है, उनको भत्ता वगैरह जो भी मिलता है वो सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, परिलब्धियों और भत्तों, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो संसद के द्वारा निर्धारित परिलब्धि और भत्ता जो मिलेगा, जो कि संसद तय करता है किसका कितना होना चाहिए, कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, कार्यकाल की बात करेंगे तो जिस दिन भी पद धारण करेंगे वहां से लेकर 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पहले पद से हटाया जा सकता है। रीजन क्या है, कैसे हटेंगे? तो सबसे पहली बार हटने का प्रक्रिया को खुद ही मतलब त्याग पत्र दे दे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को लिखित में मतलब क्या करेंगे? तो त्याग पत्र दे देंगे। केवल संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का एक ही तरीका है, तब संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 56, इसमें आर्टिकल से याद कीजिए किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 56। कौन सा अनुच्छेद? 56। ठीक है, राष्ट्रपति की पद की अर्हता है अनुच्छेद 58। कौन सा? 58। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 56। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति
मतलब राष्ट्रपति के संविधान की अतिक्रमण पर महाभियोग की प्रक्रिया जब पद से हटाया जाता है, इसके बारे में जानकारी जो है 56 में आपको देखने को मिलती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आपको किसमें देखने को मिलता है? 61 में है। किसमें है? 61 में। आप देखेंगे महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के आधार पे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया का आधार क्या होना चाहिए? इस प्रक्रिया का आधार ये होना चाहिए राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एक ही आधार है, राष्ट्रपति ने संविधान का क्या किया है? अतिक्रमण किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तो देखोगे, महाभियोग के आरोप को संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। पूछेगा से राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में लाई जाएगी, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। डजेंट मैटर राज्यसभा हो, लोकसभा, मैटर नहीं करता, किसी भी सदन में क्या करते हैं? ला सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, आगे की बात करेंगे, आगे क्या देखने को मिलता है तो वो देखेंगे जरा। ठीक है, इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिन सदन में आरोप लगाएगा उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी लाएंगे और जब भी लाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1/4 सदस्यों का मतलब क्या होना चाहिए? उन पे हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में लाए तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का उन पे हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिनों का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति को इसके लिए आप क्या करेंगे तो उनको नोटिस भी देंगे। कितने दिन का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा? तो कम से कम उनको, ठीक है, 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, से हम आपके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिसे इन आरोपों की जांच की जाएगी। अगर मान लीजिए लोकसभा में लेकर आए, तो लोकसभा में लेकर आए तो वहां पे 2/3 सदस्यों से बहुमत को पारित करवाना पड़ेगा। जब पारित जो हो जाएगा 2/3 सदस्यों के बहुमत से, तो इसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जहां पे इन आरोपों को जांच किया जाएगा से राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग का जो आरोप जो लगे हुआ आरोप सही है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी सदन में लाएंगे वहां पे 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको खबर देना पड़ेगा। आप जिस भी सदन में लाएंगे वहां पे मतलब क्या बात करेंगे, वहां पे वहां पे 2/3 सदस्यों के मतलब बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। फिर उसको दूसरा सदन में भेजना पड़ेगा, फिर दूसरा सदन उसका जांच करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकता है, इसके रिलेटेड मतलब चीजें बता सकता है से हाँ ये आरोप गलत है। ठीक है, यदि दूसरे सदन के अनुसार भी आरोप अगर सही पाया जाता है तो वह सदस्यता के 2/3 बहुमत से, ठीक है, तो वह कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से मतलब क्या होगा, प्रस्ताव को पारित करता है। तो राष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव पारित होने की तिथि से मतलब क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। तो इतनी सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो कौन कौन सा प्रक्रिया हो गया, कौन कौन सा प्रक्रिया हो गया? तो सबसे पहले राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन में ला सकते हैं। उस सदन के 1/4 लोगों की मतलब सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। जब वो सदन से मतलब 1/4 लोगों की सहमति जब अनिवार्य हो जाएगी तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले खबर करेंगे। उसके बाद उस सदन से 2/3 सदस्यों की मतलब बहुमत से पारित होने का दूसरे सदन में भेजेंगे। जब वहां से मतलब वो बहुमत के 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तब राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया को संपूर्ण समझी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, ध्यान में रखेंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कभी भी पूछेगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ध्यान में रखें, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बोलेंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति लोगों से वोट मांगने के लिए चुनाव में खड़ा होते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेवारी की बात करेंगे किसके पास होता है, तो ध्यान में रखिएगा इनकी जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग के पास है। किसके पास? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी होती है राष्ट्रपति के चुनाव को सफल कराना। ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है, निर्वाचक मंडल कौन आता है। राष्ट्रपति के चुनाव में बात करेंगे तो निर्वाचक मंडल कौन होगा,
एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब निर्वाचक मंडल के कौन कौन होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में आएंगे। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 राज्य के सदस्य आते हैं, वो भी निर्वाचित। कौन कौन से राज्य? तो दिल्ली और दूसरा क्या, पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में ही केवल मतलब क्या है, विधानसभा है, ठीक है। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में, ठीक है, क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनके हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही क्या होते हैं, आपको ध्यान में रखना है, निर्वाचक मंडल में साबित होते हैं। संसद के दोनों सदन के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं, कौन कौन से शामिल नहीं होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा का मनोनीत सदस्य जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य जो होते हैं शामिल नहीं होते हैं। और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत सदस्य कोई भी शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राज्य विधान परिषद के मनोनीत या फिर मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, निर्वाचित सदस्य कोई शामिल नहीं होगा। जबकि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चुनाव का तरीका क्या होगा, चुनाव का तरीका क्या होगा, तो निर्वाचक मंडल से प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाएगा। मतदाता को मत पत्र देते समय अनिवार्य रूप से उम्मीदवारी का नाम के आगे 1 2 3 4 आदि अंकित करके अपनी वरीयता को दर्शाना होगा। इसका आशय है कि मतदाता उतनी ही वरीयता अंकित कर सकता है जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम चरण में पहली वरीयता में मतों की गिनती की जाती सर है। ये यदि नहीं को समझे हैं। क्या, 1 2 3 4 वाला देखिए, निर्वाचक वरीयता। मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाएगा, मतलब एक वोट गिराने का अधिकार होगा, ठीक है। मतदाता को मत देते समय अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 2 3 4 अंकित कर अपनी वरीयता को दर्शाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को एक नंबर पे कोई वोट कर रहा है, कोई 2 नंबर पे कर रहा है, मान लीजिए विधानसभा, सॉरी, मान लीजिए बिहार विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। तो हो सकता है किसी का 1 नंबर हो, किसी का 200 नंबर हो, किसी को 243 नंबर हो, उस तरीके से, ठीक है। अच्छा। प्रथम चरण में पहली वरीयता को मतों की गिनती की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार प्रथम चरण में अनिवार्य कोटा हासिल कर लेता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि से 2 चरण रेयर ही होता है, मान लीजिए वो क्राइटेरिया है, ठीक है, से इतना वोट आने के बाद राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर प्रथम चरण में ही हो जाता है तो दूसरे चरण की मतलब प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अन्यथा मतों का हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके द्वितीय वरीयता के क्रम मतों को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता का मतों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये थोड़ा इसका प्रक्रिया और भी लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझा देंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कोई उम्मीदवार अनिवार्य कोटा यानी बहुमत हासिल नहीं कर लेता। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामलों को विनियमित करती है, ठीक है। तो संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित करती है, लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेवारी किसकी होती है चुनाव कराने का, तो निर्वाचन आयोग का होता है। अभी देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन की आवश्यकता की बात करेंगे तो प्रस्तावक कितने होने चाहिए, प्रस्तावक के रूप में 50 निर्वाचक, अनुमोदक के लिए भी 50 निर्वाचक, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चाहेगा राष्ट्रपति का चुनाव खड़ा हो जाए तो संभव नहीं है। कम से कम 5 जो होना चाहिए आपको, निर्वाचक होना चाहिए, 5 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। निर्वाचक कौन होगा, तो निर्वाचक जो हो जाएगा निर्वाचक मंडल के मतलब सदस्य होगा। निर्वाचक मंडल में विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, संसद भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सर अब यहाँ पे देखेंगे, अनुमोदक। हाँ, फिर अनुमोदक में होना चाहिए, वो अनुमोदक में संसद वगैरह, अगर मान लीजिए 50 को संसद आपको अनुमोदित कर देता है तो ठीक है, हम मतलब चाहते से मतलब ये चुनाव लड़े तो फिर आप लड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब पक्ष में बोलता है। हाँ, पक्ष में मतलब होना चाहिए, इतने लोग का होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, दो तो आप चुनाव लड़ पाओगे, ठीक है। डायरेक्ट कोई नहीं है तो कोई भी खड़ा हो जाएगा ना, हम आप भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों के लोगों का प्रतिनिधि भी होता है, ठीक है।
राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों के लोगों का प्रतिनिधि भी होता है, इसलिए इनको राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को वहां के निर्वाचक विधायकों की संख्या के अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की एकरूपता होती है। आप देखेंगे एक विधायक का मत का वैल्यू कैसे होगा, कैसे ज्ञात होगा, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, समझ लीजिए इसको। एक विधायक का मत का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए राज्य का टोटल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने 1000। मतलब मान लीजिए बिहार का जनसंख्या मान लीजिए 11 करोड़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 करोड़। ठीक है, बिहार में विधायक की संख्या कितना है, 243। ठीक है, इसको करेंगे 1/1000 से मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो वैल्यू होगा एक विधायक का मत। क्या होगा, एक विधायक का मत जो होगा यही होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो एक विधायक का मत जो होगा ऐसे निकालते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल जनसंख्या बटे सदस्यों की जनसंख्या, मतलब विधायक सदस्यों की सदस्य। संख्या गुने 1/1000। ठीक अच्छा, है, विधायक का मतलब वोट का वैल्यू निकल के आप संसद, क्या, मतलब जैसे 100 पे परसेंट होता है तो ये 1000 पे परसेंट है। 1000 पे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए 1/1000 से मल्टीप्लाई होता है। आप देखेंगे यहाँ पे आप विधायक का मत का वैल्यू निकल गया। ध्यान में रखिए संपूर्ण राज्यों तथा संघ के बीच समता भी बनाए रखी जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे एक विधायक का मत का वैल्यू पे आप संसद का मत का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो संसद का मत का वैल्यू निकालेंगे, जैसे बिहार से देखेंगे विधायकों का मत का वैल्यू कितना आया, उत्तर प्रदेश से कितना हुआ, पूरे पूरे देश में विधायकों की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, उसको बात करेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित संख्या से, मतलब डिवाइड कर देंगे। अब संसद के दोनों संख्या से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, हाँ, 552। 552 है ना लोकसभा, इधर मतलब कितना हो जाएगा, राज्यसभा में कितना होगा, 233। 233 निर्वाचित की बात हो रही है, मनोनीत में नहीं होगा। 12 सदस्य ऑलरेडी घट जाएंगे, टोटल 245 है, लेकिन 12 नहीं इसमें काउंट होगा। जितना भी होगा नीचे से इधर टोटल विधायक का वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल एमएलए का मत। टोटल एमएलए का मतलब क्या, मतलब कुल देश में, ठीक है, कुल देश में जितने भी एमएलए हैं सारे के वैल्यू को जोड़ेंगे, जितना भी आएगा टोटल संसद के, ठीक है, संसद के संख्या से डिवाइड करेंगे, वो एक मतलब क्या निकलेगा, तो एक संसद का मतलब क्या निकलेगा, मत निकलेगा। क्या निकलेगा, एक संसद का मत निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जैसे किसी एक संसद का मत का मूल्य क्या होगा, तो सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के नियत मतों की कुल संख्या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, मनोबित का काउंट नहीं होगा, इसलिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 233 है। ठीक है, ध्यान में रखें कितने हैं, 233 है। 12 सदस्य जो आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब क्या मनोमित किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नहीं शामिल कर से, हो सकता है व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित हो, वो राष्ट्रपति फिर दोबारा चुनाव में खड़ा उसको फेवर करे, इसलिए इनको शामिल नहीं करते। ठीक है, सफल उम्मीदवार पूर्ण बहुमत से जीतता है, इसलिए उसे मतों का एक निश्चित कोटा हासिल करना होगा। वैध मतों की संख्या को निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, तब पश्चात प्राप्त भागफल को एक जोड़कर मतों के निश्चित कोटों का निर्धारण किया जाता है। और निर्वाचित होने के लिए निश्चित कोटा क्या होता है, तो वैध मत जितना होना चाहिए ना, उसमें से मतलब क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जितना भी वैध वैल्यू है उसमें से एक को जोड़ के उसको निर्वाचित कोटा के तहत उसको किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो उसके हिसाब से क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाता है, रिक्त होने के कारण, ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने पर, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। हो जाएगा। महाभियोग द्वारा पद से हटने पर, ठीक है, मृत्यु एवं त्याग पत्र एवं अन्यथा, जैसे कि पद धारण करने के अयोग्य होने पर ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो महाभियोग द्वारा हटा दिए, राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या फिर और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं, उसके आधार पे इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, बीमारी या फिर भारत में अनुपस्थित हो, तो ऐसे कंडीशन में, बीमार हो तो जाहिर से हॉस्पिटल में कुछ भी कंडीशन हो सकता है, फिर भारत से बाहर हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति की पद रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, और जब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त रहेगा तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कार्य कौन करेगा, क्योंकि भारत में कोई भी संवैधानिक पद खाली नहीं रहता है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। कोई भी संवैधानिक पद को भारत में खाली नहीं रखा जाएगा। क्या केंद्रीय मंत्री का पद संवैधानिक होता है, नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री का पद जो होता है संवैधानिक नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखें क्योंकि संविधान में चर्चा नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, ये सारे पद, मुख्यमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, ये सब पद संवैधानिक है, इसलिए इनको खाली नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो थोड़ा जैसे चुनाव करवाने में देरी हो सकती है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, एक्टिंग राज्यपाल होता है, तो इन सबको मतलब बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराया जाना चाहिए। अब मान लीजिए राष्ट्रपति 12 तारीख को मतलब अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, तो इनके रिटायर होने के बाद थोड़ी ना चुनाव करवाएंगे, चुनाव पहले ही करा लिया जाना चाहिए। अब 12 तारीख को जैसे ही पद छोड़ेंगे तुरंत से लपक के दूसरा राष्ट्रपति मतलब पद धारण कर लेगा, समझ रहे हैं ना। या फिर अगर यही राष्ट्रपति अगर रिटेन हो गए तो ऐसा नहीं चाहिए मतलब पद को कंटिन्यू करेंगे, इनको भी फिर से मतलब शपथ लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो इनको फिर से मतलब क्या लेनी पड़ेगी, फिर से इनको शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। यदि किसी वजह से चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 तारीख को इनको पद की शपथ लेनी है, लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाती है किसी वजह से, तो ऐसे कंडीशन में से राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेंगे, अपना पद को धारण करके तब तक रखेंगे जब तक मतलब क्या होगा, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति इनके पद को टेक ओवर न करने। मैंने क्या बताया, मैंने बताया भारत में संवैधानिक पद को खाली रखने का मतलब वो क्रम नहीं है, ठीक है। मतलब संवैधानिक पद खाली नहीं रह सकता है, ठीक है, समझिए कि से जब जैसे आपने देखा था ना, जैसे कोई राजा महाराजा का देखते थे पद खाली नहीं रहता था। आपने रामायण में भी देखा होगा, श्री रामचंद्र प्रभु जब जाते हैं वन की तरफ जाते थे, खराव को मतलब उनके स्थान पे शासन के तौर पे देखा जाता है, तो इनका पद खाली नहीं रहता है। दो कंडीशन हो सकता, मान लीजिए सडन राष्ट्रपति जी का देहांत हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, तुरंत मतलब उपराष्ट्रपति जो इनके पद पे मतलब काम करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक्टिंग राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। उपराष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित है तो उनके बाद कौन काम करेगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे, नया राष्ट्रपति चुने जाने तक उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर मतलब चुनाव कराने होते हैं। अब उपराष्ट्रपति कितना महीने तक रहेगा, अब ऐसा नहीं से राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए, तो ऐसा नहीं से ये सर्वासर्वी बन जाए, हमेशा के लिए नहीं रहे। 6 महीना के अंदर में किसी भी परिस्थिति में आपको चुनाव करा के देश को एक नया राष्ट्रपति आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पे जब काम करेगा तो क्या ये व्यक्ति, ठीक है, राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो रहेंगे, देश के उपराष्ट्रपति तो वही रहेंगे और साथ में राष्ट्रपति भी रहेंगे, लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपसभापति काम करेगा, समझ रहे हैं ना। और जब ये उपराष्ट्रपति जब भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे तो इनको सैलरी क्या मिलेगा, उपराष्ट्रपति का भी सैलरी मिलेगा, राष्ट्रपति का भी सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा इसका तय संसद करेगी, ठीक है। इनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी चीज राष्ट्रपति को जो उपलब्ध होता है सारी चीजों का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति तब तक पद धारण करता है जब तक राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभालते हैं। नोट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, सॉरी, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति पद धारण करता है। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या इसका पद भी रिक्त हो तब उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में मतलब कार्य मतलब करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है अगर राष्ट्रपति नहीं हो। अब राष्ट्रपति की शक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति सर्वासर्वी, इनके पास अथाह शक्ति होता है, लेकिन कई तरह के शक्ति होता है। शक्ति की बात करेंगे तो सबसे पहला शक्ति जो होता है कार्यकारी शक्ति होता है, ठीक है। कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे 53 के 1 में प्रावधान किया है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के, ठीक है, माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे अपने विवेक के आधार पर स्वयं करेंगे या फिर अधीनस्थ अधिकारी। अब राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी कौन होगा, तो राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिमंडल होगा, अनुच्छेद 74, मंत्री परिषद, सॉरी, मंत्री परिषद अनुच्छेद 74। अब मंत्री परिषद जिस तरीके से इनको सजेस्ट करेगा उस हिसाब से ये कार्य करेंगे, ठीक है। सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम से किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी किसी देश से संधि करनी है, युद्ध का घोषणा करना है, ठीक है, राजदूत को अनाउंस करना है, या फिर भारत में कोई भी संधि या फिर कुछ भी मतलब हो,
तो ये सारे के सारे मतलब क्या होंगे, तो इन्हीं के नाम से मतलब क्या होंगे, किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। किसने स्क्रीन ऑन किया? ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो और उसे निष्पादित करने के लिए नियम भी मतलब बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही अपने नाम के आदेश जारी करके, जैसे कोई पर्व वगैरह होता होगा तो देखिएगा, लिखेगा राज्यपाल के सामने, लिखा राज्य भवन से। ठीक है, तो इनके नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो शक्ति जो होता है, उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो मंत्री परिषद शक्ति का प्रयोग करती है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, दोनों उनके प्रसाद पर धारण करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। दोनों को दोनों प्रसाद पर्यंत मतलब क्या करते हैं, पद मतलब धारण करते हैं। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करना, और उनका प्राश्रमिक निर्धारित करना, क्योंकि आप देखेंगे किसका सैलरी क्या होगा, संविधान में इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। संविधान में सर राष्ट्रपति का सैलरी सर 10,000 रुपया सर बताया गया है शायद। नहीं, उस संविधान में नहीं है, पहला कुछ संशोधन हुआ था, उसमें राष्ट्रपति का सैलरी 10,000 रुपया तय किया गया था। तो क्या वही सैलरी रहेगा, समय समय पे बढ़ेगी, और इसका तय करने वाला कौन होगा, तो संसद होगा। कौन तय करेगा, संसद तय करेगा। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति को 10,000 रुपया सैलरी मिला था। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद धारण करेगा। महान्यायवादी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपना पद धारण कर सकती है। राज्यपाल जब तक चाहे तब तक, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से जब तक चाहे तब तक अपना पद धारण कर सकती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो नियुक्तियां वगैरह जो करते हैं राष्ट्रपति, उनकी कार्यकारी शक्ति है। कौन सी शक्ति है, ध्यान में रखिएगा, पूछता है बीपीएससी में से, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा। कैग की बात करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। सभी व्यक्तियों की नियुक्ति करना इनका कौन सा कार्य होगा, तो कार्यकारी शक्ति होगा। और प्रधानमंत्री के संघ के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, से बताइए क्या चल रहा है कार्य, प्रशासनिक कार्य में क्या चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से या फिर मंत्री परिषद का प्रत्येक व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होगा, था राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा व्यक्तिगत रूप से। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर व्यक्तिगत पूछेगा राष्ट्रपति, सामूहिक पूछेगा लोकसभा। ठीक है, वो किसी विषय पर किसी भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन वह परिषद ने विचार नहीं किया, तो उसे मंत्री परिषद के समझ विचार प्रस्तुत करवाने के लिए प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के दशाओं की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। जैसे शुरू में आप देखेंगे 92-93 मानवाधिकार आयोग आया, 90 के आसपास ओबीसी आता है, SC ST आता है। ये सब पहले तो संवैधानिक संस्थाएं नहीं थी, लेकिन बाद में जब इनको संवैधानिक संस्था दे दिया गया तो सबसे पहले राष्ट्रपति के आदेश से ही इनकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि बाद में ये सारे के सारे 103 या 4 नंबर का जो भी संवैधानिक संस्था, ओबीसी को भी मतलब संवैधानिक आयोग बना दिया गया। मानवाधिकार वाला शायद है कि नहीं पता, लेकिन ओबीसी वाला SC ST वाला बन गया है। ठीक है, तो लेकिन शुरू में इनकी नियुक्ति जो हुई थी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र शासित परिषद उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम सीधे प्रशासक के माध्यम से सीधे प्रशासित करता। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, वहां पे प्रशासक होते हैं, कहीं के LG होते हैं, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। वह राज्यपाल के द्वारा ही, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति उनके माध्यम से शासन करते हैं। जैसे दिल्ली में LG को कौन नियुक्त किया, तो राष्ट्रपति नियुक्त किए। ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देगा, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने या शपथ दिलाने के काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। बाकी सभी राज्यों का मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देंगे, तो राज्यपाल को देते हैं। लेकिन दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक आपका क्या है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, लद्दाख का प्रशासक को कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी कौन सी शक्ति होगी, कार्यकारी शक्ति होगी। ठीक है, अब राष्ट्रपति कहेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब देखेंगे राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या है। तो आप देखोगे संसद के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसको विघटित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा किस प्रकार की सदन है, अस्थायी सदन है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता, कोई भी उसका विघटित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए कभी आपसे पूछे सिर्फ बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो खट सीना आप उसमें ऑप्शन 6 वर्ष मत लगा दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। हमेशा देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। ऑप्शन में 6 वर्ष दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं लगा के आपको आना है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, हमेशा सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आयोजित कर सकता है, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। समाप्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, तो ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे आपको पेड ग्रुप में, तो इन सब चीजों को इतना बढ़िया से एक बार आप पॉलिटी मेरे से पढ़ लेंगे ना, फिर भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन भाषा समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का प्रथम सत्र होता है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से तैयार होता है। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, तो राष्ट्रपति कभी भी माउथ स्पीच नहीं होते हैं। राष्ट्रपति से क्या बुलवाना है ये तय कौन करेगा, तो ये कार्यपालिका तय करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करेगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगा। इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है, जो बुलवाना चाहे सो बुलवा लिया जाता है, ठीक है। तो प्रथम सत्र का अभिभाषण तैयार कौन करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगा, लेकिन लोकसभा का प्रथम सत्र जो होगा उसको स्पीच से, मतलब प्रथम सत्र जो शुरू जो होगा, तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण भाषण से मतलब शुरू होता है, ठीक है। समाप्त भी कब होगा, समाप्त भी होगा तो राष्ट्रपति ही मतलब एक स्पीच देंगे, अंतिम स्पीच, उसके बाद मतलब क्या होता है, वह समाप्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर संसद के दोनों सदनों का लंबित विधेयक अन्यथा समन्वय संदेश भेज सकता, पूछेगा बताओ क्यों विधेयक लंबित है, लोकसभा ने तो पास कर दिया, ठीक है, तुमने विधायक को लंबित करके क्यों रखा है। तो किसी भी तरह का मतभेद होगा तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति बोलेगा चलो ज्वाइंट सेशन करते, आर्टिकल 108, ठीक है, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन धन विधायक के मामले में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन वित्त विधायक के मामले में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। धन विधायक वित्त विधायक अलग होता है, लेकिन बहुत लोग एक ही समझते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। वित्त विधायक में ज्वाइंट सेशन है, साधारण विधायक में ज्वाइंट सेशन है, धन विधायक में ज्वाइंट सेशन नहीं है, क्योंकि धन विधायक में सर्वासर्वी कौन है, तो लोकसभा क्या है, सर्वासर्वी है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त होने पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। स्पीकर भी नहीं है, वाइस स्पीकर भी नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन लोकसभा चलेगा तो कैसे, बिना मॉनिटर का क्लास चले तो चले कैसे। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को जो अनुभव रखता है उसको बोलेगा कि चलो तुम क्या करो, सभापतित्व का काम कर लो, ठीक है। इसी प्रकार जब सभापति या उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तब सदन की कार्यवाही अध्यक्षता करने के लिए राज्यसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अब देखेंगे, एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी देखिए कहने का तो हमें स्पीकर कह देते हैं, लेकिन स्पीकर शब्द हमेशा लोकसभा के साथ ही लगेगा। राज्यसभा में जब भी जाएंगे तो सभापति उपसभापति, लोकसभा में जाएंगे तो चेयरपर्सन, ठीक है, या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाएंगे, लेकिन राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। आपको लगता होगा बस ये शब्द मैटर नहीं करते, लेकिन मेंस की कॉपी लिखेंगे, प्रोफेसर की आंखें बहुत तेज, तुरंत पकड़ लेगा, उसको जानकारी नहीं है, ठीक है। कहने का तो कह देते दोनों, लेकिन दोनों के लिए शब्द अलग अलग प्रयोग होता है, सभापति उपसभापति राज्यसभा, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा, स्पीकर लोकसभा को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उधर नहीं बोलेंगे, उधर उधर चेयरपर्सन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा के 12 सदस्यों, लोकसभा के 2 आंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। हालांकि इसको अब निरस्त कर दिया गया, इसके लिए 104वां संविधान संशोधन और आंगल भारतीय वाले प्रावधान को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। वे 12 को सदस्य को तो क्या किसी को बना देंगे राष्ट्रपति, नहीं, राष्ट्रपति के लिए इसके लिए संवैधानिक नियम है, उन्हीं में से चुनकर बनाना है, जो कला के क्षेत्र से आएंगे, कभी समाज क्षेत्र में उनका बहुत लंबा चौड़ा मतलब योगदान रहा है, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, साइंस के लिए कुछ किया है, ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या करेंगे, वो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार हो। यही जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में
पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद के कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। आप जैसे देखेंगे कुछ विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए भारत के संचित निधि से व्यय करने के लिए संबंधित विधायक को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण करने वाले विधायक आदि संचित निधि से पैसा निकालना है, बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए आप पैसा नहीं निकाल सकते। राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। नया राज्य का निर्माण करना है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य पुनर्गठन बिल, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 अनुमति किसके अनुमति से पास हुआ? तो राष्ट्रपति की अनुमति से पास हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संसद द्वारा पारित किए गए जाने वाले राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों के मामले में वह स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक भी सकता है, विधेयक को पुनः विचार के लिए हेतु लौटा सकता है। आप देखेंगे संसद जो बिल को भेजेगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति 3 तरह के काम करेंगे, स्वीकृति देंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, या फिर बोलेंगे ऐसा करो इसको पुनः विचार कर लो। क्या कर लो? पुनः विचार कर लो। लेकिन पुनः विचार करने के लिए धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। क्यों नहीं लौटा सकते धन विधेयक को? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही मतलब प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है तो इनमें से किसे मतलब पुनः विचार के लिए नहीं लौटाते हैं, तो कौन सा होता है? धन विधेयक होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110, ठीक है, याद रखिएगा। संसद को पुनः विचार के लिए विधेयक लौटाने पर संसद और उसी विधेयक को संशोधन के साथ, अगर संसद एक देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के पावर को कैसे कम करते हैं। राष्ट्रपति ने एक बार विधेयक को लौटा दिया, लेकिन संसद बोला ठीक है हम देखते हैं इसको, उसने थोड़ा बहुत उस पर तोड़ मरोड़ कर दिया या फिर नहीं भी किया, ठीक है, डायरेक्ट उसी रूप में फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, राष्ट्रपति दोबारा उसको नहीं लौटा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? दोबारा उसको पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति उसको नहीं लौटा सकते कि राष्ट्रपति के पास यहाँ पे एक पावर तो कम हो गया, लेकिन दूसरा पावर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बोलेगा ठीक हम नहीं लौटाएंगे, हम इसको भेजबे नहीं करेंगे, और उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रख लेंगे हमेशा काल के लिए, कोई समय सीमा नहीं कितना साल के लिए रखेंगे, इसको बोलेंगे पॉकेट वीटो। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग करेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक वाला मामला पे पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। किस प्रकार का अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करेगी, ये कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो बता दिया, ये सब ध्यान में रखना है आपको। समझ में आ रही है सभी लोगों को? ऑल क्लियर? हाँ सर। ठीक है, आवाज मेरी कम जा रही है क्या? कोई और लोग और भी लोग बोलिएगा। थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज धीरे आ रही है। 1 मिनट, मेरा साथ आप लोग तो बीच में बोलते भी नहीं है, मेरा साथ कनेक्ट भी नहीं है सर। ये क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ साथ कनेक्ट नहीं। अभी ठीक जा रही है? हाँ अब सही है। अरे तो मेरा ब्लूटूथ ही कनेक्ट नहीं था, हम स्पीकर पे पढ़ा रहे थे, हम सर स्पीकर पे पढ़ा रहे थे सर। आप लोग को बोलना चाहिए ना, सब आवाज कम जा रही है, इतना ध्यान से सुनते रहते, बीच बीच में बोला कीजिए। इतनी भी शांति ठीक नहीं है, बहुत अधिक शांति ठीक नहीं होती है। ठीक है, हाँ सर। ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट वीटो समझ में आ गया आपको? मतलब राष्ट्रपति किसी बिल को रोक सकता है, बोल सकता है इसको मतलब क्या कीजिए, इसमें सुधार करने की आवश्यकता, मतलब पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, स्वीकृति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, और पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज सकता है। लेकिन अगर संसद फिर से उसी बिल को हूबहू भेज दे या फिर थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर भेजे, तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार करने के लिए फिर से दोबारा नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति उसे चाहे तो क्या करेगी, सदा के लिए मतलब क्या करेगी, उसको रोक कर रख लेगी। जिस वीटो को कौन सा वीटो कहते हैं? तो पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक के मामले राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट होता है। राज्यपाल के लिए बहुत खराब खराब शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहीं पे बहुत ही ऐसे अनैतिक शब्द भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का एजेंट होता है। राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का बिल भेजेंगे
अगर राज्यपाल को लगेगा से नहीं बिल जो है से राष्ट्रीय हित के मामले के है, तो उस बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए मतलब क्या रखेगी, सुरक्षित रख लेगी। क्या रख लेगी, सुरक्षित रख लेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन राज्यपाल भी मतलब बिल को पुनः विचार करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को ये भी नहीं। राज्य विधायकों को पुनः विचार के लिए विधेयक लौटाने पर राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को फिर से पारित करके विचार हेतु पुनः भेजने पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद बात करेंगे उन विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों के मामले में संसद के पास विधायी शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ये बशर्ते संसद के दो, हाँ 123। ठीक है, बशर्ते संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अब मान लीजिए कोई मतलब ऐसा विषय आ गया जिसपे कानून बनना चाहिए, लेकिन संसद का सत्र जो है, दोनों सत्र जो है चल ही नहीं रहा है। जैसे मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है, ग्रीष्म सत्र, जो भी सत्र होता है वो सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन कानून बनना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। और साथ ही से संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। जैसे संसद का सत्र प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर इसको अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अगर 6 सप्ताह के भीतर अगर नहीं अगर होता है तो ये स्वतः ही मतलब क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अध्यादेश क्या होगी, संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर नहीं होती है तो वो मतलब समाप्त होगी। ठीक है, और ऐसे अध्यादेशों की अवधि की बात करेंगे तो 6 महीने होती है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। मंत्री परिषद के अनुमोदन के तहत अध्यादेश जारी और वापस लिया जाता है, अनुमोदन अगर मंत्री परिषद कर दे तो। इसका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव। ठीक है, मतलब भूतलक्षी मतलब पास्ट का भी मतलब प्रभाव हो सकता है। साथ ही संसद के किसी भी अधिनियम, यहाँ तक कि किसी भी अन्य अध्यादेश को संशोधित या निरस्त भी कर सकता है। संसद के पास अध्यादेश के मामले में बहुत अधिक पावर है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसका है, कानून बनाने का अधिकार हमारे यहाँ विधायिका का है। संसद किसका पार्ट है, विधायिका का पार्ट है। तो इसलिए संसद को, ठीक है, किसी भी अध्यादेश को संशोधन या फिर निरस्त करने का भी अधिकार है। ठीक है, कर कानून में संशोधन या परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ध्यान में रखेंगे। उन परिस्थितियों में व्याख्या करने वाला विवरण जिसके लिए अध्यादेश द्वारा तत्काल कानून बनाना आवश्यक होगा, सदन के समक्ष भी रखा जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसी शक्ति यूएसए और यूके सहित अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, भारत में ही आपको ये शक्ति देखने को मिलती है। यूएसए देश की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, उसमें नहीं देखने को मिलती है। दूसरी बात, यूपीएससी, कैग, यूपीएससी और वित्त आयोग अन्य का रिपोर्ट जो होता है संसद के समक्ष कौन रखवाने का काम करेगा, तो राज्यपाल ही राष्ट्रपति ही रखवाने का कार्य करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव की शांति, प्रगति और सुशासन के विनियम बना सकता है, मतलब वहां के लिए कानून बना सकता है। पुडुचेरी के मामले में भी विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है, तभी राष्ट्रपति विनियम बनाकर कानून बना सकता है। मतलब कह सकते हैं कि शासित प्रदेश के मामले में राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक व्यापक अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, अब राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक वित्तीय शक्ति भी दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति से के बाद ही मतलब प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए धन विधेयक राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप ही के परमिशन से हमने इसे प्रस्तुत किया है तो आप किस मुंह से उसको फिर दोबारा लौटा दोगे, क्योंकि आपने तो इस पे परमिशन दे चुकी है ना पहले। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसीलिए पुनः विचार के लिए धन विधेयक को नहीं लौटाया। अगर धन विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा तो राष्ट्रपति को उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी, राष्ट्रपति इसके लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पहले उनके ही अनुमति से मतलब इसे संसद में प्रस्तुत की गई थी, समझ रहे हैं ना। और धन विधेयक केवल लोकसभा में, वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं, लेकिन बजट नाम संविधान में कहीं भी प्रस्तुत नहीं है। 112 आर्टिकल्स, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द जो है आपको संविधान में देखने को मिलता है। बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बजट शब्द ब्रिटिश संविधान का देन है। रॉबर्ट वारपोल वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द बजट, ठीक है। रॉबर्ट वारपोल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे प्रथम, तो उन्होंने बजट शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। 112 में है, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, ठीक है, भारतीय संविधान में। उसकी स्वीकृति के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आश्विक निधि से अग्रिम धन की अनुमति देता है। अब मान लीजिए देश में कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई दिक्कत हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आस्मिकता निधि से पैसे निकालने की जरूरत होती है। और इसके लिए परमिशन कौन देगा? अपना मन से निकाल लीजिएगा? नहीं निकाल लीजिएगा, ठीक है। घर का गार्जियन कौन है? राष्ट्रपति। जब घर में जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो एफडी तोड़ते हैं, किसके परमिशन से? गार्जियन के परमिशन से। तो आश्विक निधि जो है से देश का एक तरह का क्या है? एफडी है, ठीक है। जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होगी, बहुत अधिक दिक्कत हो जाएगा, तो उससे पैसा निकालेंगे, किसके परमिशन से? गार्जियन के परमिशन से। या देश का गार्जियन कौन? तो राष्ट्रपति, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल्स 280, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। न्यायिक शक्तियां, ये तो हो गया कौन सा? वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। उम्मीद है मैं एक बार राष्ट्रपति आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूंगा ना, फिर मैं गारंटी देता हूँ आप ऐसा राष्ट्रपति कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। न्यायिक शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति का? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। विधि तथा तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा कानूनी पेच फंस गया, ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं समझ में आ रहा, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर न्यायाधीश, उनसे बोलेगा सलाह दो हमको। लेकिन सलाह देंगे, लेकिन उनके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ये नहीं कह सकता हम आपको ये सलाह दे रहे आप यही कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है, ठीक है, लेकिन सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति मतलब क्या है? बाध्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को सजा मिला है, दंड मिला है, तो उसको क्षमा किया जा सकता है पूरी तरीके से। उसका परिलंबन किया जा सकता है, मतलब बढ़ा देंगे, चलो आज नहीं देंगे 2 साल के बाद देते हैं। विराम लगा देंगे, रोक देंगे, अभी इसको सजा नहीं देना है। परिहार करेंगे, लघुकरण करेंगे, 5 साल का सजा तो उसको बोलेंगे चलो इसको 2 साल में तब्दील करते हैं। इन सारे चीजों करने की अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। या फिर किसी भी अपराध कोर्ट मार्शल द्वारा, कोर्ट मार्शल क्या मतलब? सैन्य न्यायालय, ये तो साधारण न्यायालय, सैन्य न्यायालय के मामले में कानून या मृत्यु दंड के विरुद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति को भी सजा को निलंबित, उसका परिहार या फिर लघुकरण कर सकता है, दोनों न्यायालय के मामले में। क्षमा क्या होता है? पार्डन, सजा और दोष सिद्धि से मुक्त कर देते हैं। परिलंबन क्या होता है? किसी दंड अस्थायी अवधि के लिए रोक देंगे, विशेषकर मृत्यु दंड को। अब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलने हैं 10 दिन के बाद, राष्ट्रपति बोलेंगे चलो इसको रोको, अभी इसको मृत्यु दंड नहीं देना, इसको देंगे 2 महीना के बाद देंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे? मृत्यु दंड को परिलंबन कर देंगे। शब्द समझिएगा, एग्जाम में शुद्ध शुद्ध शब्द पूछेगा, बोलेगा बताइए परिलंबन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति को परिलंबन के मामले में अधिकार है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। समझ रहे हैं ना? विराम, रिस्पाइट क्या होता है ये? तो किसी विशेष परिस्थिति में शारीरिक अक्षमता, गर्भावस्था के कारण, मूल दंड के कारण सजा कम कर देना। किसी महिला को गिरफ्तार किया गया, पता चला महिला क्या प्रेग्नेंट है या फिर अस्वस्थ हो गई, ऐसे कंडीशन में उस परिस्थिति में, ठीक है, सजा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक कि महिला को सजा देने पर अगर फांसी की सजा अगर देना, अगर महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उनको नहीं देंगे। उनका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है, ये संविधान, तब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिया जाएगा, मतलब विराम लगा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। परिहार क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम करना। अब परिहार में क्या होता है? सजा की प्रकृति को बदले। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली, 14 साल की सजा मिली, अब उसको सजा तो उम्र कैद का ही रहेगा, लेकिन उसके अवधि को कम नहीं करेंगे, ठीक है। अब सॉरी, उसकी अवधि को कम कर देंगे, ठीक है। लघुकरण क्या होता है? जैसे सजा की प्रकृति को बदलना, तो किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ है तो राष्ट्रपति यहाँ पे लघुकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे, अब मृत्यु दंड को क्या करेंगे? उसको उम्र कैद में बदल देंगे। समझ गए? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कई मामलों में किया है, फांसी के सजा को उम्र कैद में बदल दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का लघुकरण। आप चलेंगे राष्ट्रपति का सैन्य शक्तियां भी प्राप्त है। ये क्या होता है? भारत का सर्वोच्च कमांडर कौन? सीडीएस नहीं,
भारत का सर्वोच्च राष्ट्रपति। कमांडर राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान में कौन? राष्ट्रपति। थल सेना, वायुसेना, नौसेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, संसद के अनुमोदन के अधीन युद्ध या शांति की घोषणा करते हैं। पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो घोषणा मोदी जी करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति के नाम से घोषणा होगी। पाकिस्तान से युद्ध संधि करना है, मोदी जी के नहीं, राष्ट्रपति के नाम से घोषणा होगी। राजनयिक दो तरह के होते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, कहीं के हाई कमीशन भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। सारा काम संसद करेगा, नाम दे देंगे राष्ट्रपति का। सारा मतलब समझिए कि इसमें मतलब क्या होगा, सारा काम मतलब टोटल पेपर ऊपर ओके है, ठीक है, टोटल चीज ओके है, लेकिन जब संधि पे जब नाम जब आएगा तो प्रेसिडेंट साहब का साइन होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों पे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत यूएनए का मेंबर है, किसके अधिकार से? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। राजदूत हो गए, उच्चायुक्त, हाई कमीशन, जैसे राजनयिक को भेजता है और उसका स्वागत करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आएगा, सॉरी, अमेरिका का राजदूत भारत में आएगा, राजनयिक, स्वागत कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत के राजनयिक अमेरिका में जाएगा, लेटर कौन लिख के देगा? ठीक है, तो नियुक्ति कौन देगा उसका? राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति होगा। आप विदेश जाओगे, कौन अधिकार आपको देता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आप अपना पासपोर्ट पलट के देखिए, किन्हीं के बता दिखेगा राष्ट्रपति के अधिकार से। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद चलेंगे आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति आपातकाल से निपटने के लिए संविधान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियां देता है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 356 और 365। अब बोलेंगे सब 356 तो हमने बहुत सुना है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 365 में क्या होता है? तो 365 और भी बहुत सुंदर। अभी मणिपुर वाला आपने केस देखा होगा, तो वहां पे आई थिंक 365 का प्रयोग किया गया था। क्या होता है? केंद्र अगर किसी भी प्रकार का निर्देश भेजेगी राज्य को, केंद्र सरकार निर्देश भेजेगी राज्य का, राज्य में पूरे देश में कोविड फैला हुआ है, अपने राज्य में आप क्या करो? लॉकडाउन लगाओ। लेकिन बिहार सरकार कहेगा नहीं, हम तो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम तो लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति आर्टिकल 365 का प्रयोग करेंगे, और इसका रिपोर्ट कौन देगा? तो राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को। से केंद्र के आदेश को राज्य मानने से इनकार कर रहा है, इसलिए आर्टिकल 365 का प्रयोग करके यहाँ की सरकार को मतलब बर्खास्त किया जाए। ठीक है, 356 लगेगा, किस आधार पर लगेगा? राज्य में अतिक्रमण फैल जाए, राज्य संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करके शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 356 का प्रयोग के राष्ट्रपति शासन लगेगा। ठीक है, उसके आपातकाल, वित्तीय आपात, आजकल आज तक कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपातकाल। 360 में वित्तीय आपातकाल है। अगर वित्तीय आपातकाल अगर लग जाता है, ऐसे कंडीशन में सैलरी कट होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, ताकि देश में पैसे की बचत हो। आप राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, कई तरह का वीटो है। सबसे पहले आत्यांतिक वीटो क्या होता है? तो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है ये। मतलब संसद किसी भी विधेयक को भेजेगी, राष्ट्रपति अपना निर्णय उस पर सुरक्षित रखना चाहता है, तो इसलिए आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करेगा। आमतौर पर गैर सरकारी सदस्यों, विधायकों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है, नया मंत्रिमंडल स्वीकृति नहीं देने की सलाह होता है, तो उस समय आत्यांकित वीटो का मतलब क्या होता है? प्रयोग होता है। एक होता है निलंबनकारी वीटो, ये वीटो समझिएगा। तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब विधायक को संसद को पुनः विचार करने के लिए लौटाता है, लेकिन विधायक को सामान्य बहुमत, ठीक है, से फिर से पारित करके वीटो को निरस्त कर सकता है, कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का तब प्रयोग करेगा, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करे जब विधायक को संसद को पुनः विचार करने के लिए लौटाता है, लेकिन विधायक को सामान्य बहुमत, यूएसए में ऐसे वीटो के मामले में आवश्यक पूर्ण बहुमत के विपरीत से फिर से पारित करके इस वीटो को निरस्त कर दिया जाता है। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक को तो पुनः विचार के लिए लौटा भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करना चाहेंगे, उस कंडीशन में करेंगे जब संसद फिर से मतलब क्या करेगा? बिल को लौटा देगा। पॉकेट वीटो मैंने आपको बताया,
विधायक को न तो स्वीकृति देगा न ही अस्वीकृति करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप मतलब उस विधायक को अनिश्चित काल के लिए मतलब क्या करेगा, लंबी अवधि के लिए रोक लेगा। संविधान में राष्ट्रपति को उसके समय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किसी भी विधायक के संबंध में निर्णय लेते हुए किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, क्या सीमा रहेगा, कोई भी निर्धारण नहीं है। ठीक है, इस बीटे का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, किया था डाक वाला 1986 में किया था, डाक संशोधन के संबंध में, डाक संशोधन बिल के संबंध में। ठीक है, इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के पास 10 दिन होते हैं। ठीक है, जबकि भारत में कोई भी समय सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। याद रखें, संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति के पावर को कम करने का काम किया। 1971 में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन पर अपनी स्वीकृति जरूर जरूर देंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की स्थिति देखेंगे, संवैधानिक स्थिति क्या है राष्ट्रपति की। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के बहुत अधिक पावर को मतलब क्या करेगा, कम किया जाएगा इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी के समय। मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया। इन चीजों का सुधार किया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया कि वो विधायक को मंत्रिपरिषद के पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, लेकिन पुनः विचार के बाद विधायक को स्वीकृति देना बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थिति में अपने विवेक से अर्थात मंत्रियों की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। क्यों, कौन कौन सी स्थिति में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। आप देखिए सीट कितना चाहिए, भारत में 552 सीट पे अगर चुनाव हो रहा है तो 250, इधर 26, 6, 7, 276 सीट चाहिए बहुमत के लिए। किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, 276 प्लस 1, 277 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को सरकार तो बनानी पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करके सबसे पहले जो सबसे बड़ा दल रहेगा उसको पास बोलेगी सरकार बनाइए। बोलेगा भाई साहब मेरे पास तो बहुमत ही नहीं है, तो बोलेगा ठीक है कोई बहुमत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी पार्टी से बात करो जिसे गठबंधन करके सरकार बना लो। फिर भी वो बोलेगा से नहीं, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगी। ठीक है, फिर से उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, सदन में विश्वास प्रस्ताव मतलब से गुजरना पड़ेगा, लेकिन विश्वास प्रस्ताव उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना बहुमत है, समय दिया जाएगा इतने दिन के अंदर में दिखाओ। लेकिन वो व्यक्ति अगर नहीं दिखा पाया तो उसकी सरकार गिर जाएगी, और ऐसे कंडीशन में देश में फिर से चुनाव करने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, किसी के पास स्पष्ट बहुमत का अभाव होगा। ठीक है, इसीलिए लोकतंत्र को खर्चीली चुनावी व्यवस्था की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं। लोकसभा विश्वास मत साबित नहीं कर सकते स्थिति में मंत्रिपरिषद को विघटित करेंगे। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति साहब बोले ठीक है आओ प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बन गया, 21 दिन के बाद उनको अपना विश्वास पत्र मत दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतने लोगों का सपोर्ट है, 277 लोग हैं मेरे पास। नहीं कर पाएगा तो मंत्रिपरिषद को विघटन करना पड़ेगा। ये भी शुभ काम कौन करेंगे, तो ये भी शुभ कार्य राष्ट्रपति अपने हाथों से करेंगे। यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करने में विफल हुई तो लोकसभा का विघटन कर देंगे, बोलेंगे भाई सब लोकसभा विघटन हो गया, ऐसा करो चुनाव करवा लो। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्या करवा लो, चुनाव करवा लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। उपराष्ट्रपति पढ़ाओ इस तरह जी की सर। सारी क्लासेस। ठीक है, आपको पेड ग्रुप में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पीटी और मेंस के मद्देनजर आपको वहां पे करवाया जा रहा है। इस तरह का 150-200 पीडीएफ आपको वहां पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो शॉर्ट नोट्स है, डिटेल्स में प्रेसिडेंट को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से पीटी और मेंस के मद्देनजर आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे के पूरे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री सब कुछ आपको कराया जाएगा 70 बीपीएससी के लिए। जीके जीएस के फाउंडेशन बेस में आपको वनडे एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। डिटेल्स आपका सारा ग्रुप में डाला जा चुका है, मेरा आईडी है, आप वहां पे मैसेज करके हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति ज्यादा है क्या,
रहने दे क्या, उपराष्ट्रपति खत्म कर दे? बोलिए। कास्ट में ये इसको ढाई खत्म बजे कर से कौन वाली क्लास है 2:30 से? अच्छा, चलो राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी करा ही देते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो पहली बात, सेम कंडीशन, भारत का नागरिक किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए, राष्ट्रपति के समय लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए। भारत सरकार के राज्य के सरकार के अधीन तथा उक्त सरकारों के किसी भी नियंत्रण में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण का अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ के किसी भी राज्य का मंत्री को लाभ का पद धारक नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है लेकिन संघ के वर्तमान राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति है, किसी भी राज्य का राज्यपाल है या फिर किसी भी राज्य में मंत्री के पद पे है, तो उसको मतलब लाभ का पद नहीं माना जाता है। सांसद और विधायक भी पात्र है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो मान लिया जाता है कि जिस भी दिन वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद बना उसी दिन से अपना पद को मतलब क्या किया, उसने त्याग दिया है, मतलब उसी दिन से वह पद मतलब क्या माना जाएगा, तो खाली माना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 निर्वाचक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए था, 50-50, ठीक है। 50-50 मैच किसके लिए खेलेंगे, 50-50 ओवर का राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, जबकि 20-20 खेलना होगा किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। निर्वाचन का तरीका क्या होगा, निर्वाचन का तरीका इसमें भी अप्रत्यक्ष तरीका से जैसे कि उसमें हो रहा था। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का मिलकर बने निर्वाचक मंडल पार्टिसिपेट करेंगे। एकल संक्रमणीय मत माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मतदान की गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा ही मतलब इनका निर्वाचन कराया जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल का सदस्य जो पार्टिसिपेट करते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें संसद के दोनों सदनों का ही मतलब पार्टिसिपेट होगी। अब वो लोग सर ऐसा क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, सो राज्यसभा के सदस्य में विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही मतलब तैयार किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा कहीं न कहीं विधानसभा का ही मतलब प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि राज्यसभा की भूमिका होती है, शहर में लोकसभा की भी होती है, लेकिन इसमें विधायक जो होते हैं राज्य विधानसभा का, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। कार्यालय की बात करेंगे 5 वर्ष होता है, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक 5 वर्ष की अवधि के बाद भी पद पर बना रह सकता है, तब तक रह सकता है पद पे बना जब तक कोई दूसरा उपराष्ट्रपति ना आ जाए। त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति देंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति देंगे, ठीक है। कितने बार बन सकते हैं, जितना बार मन हो उतना बार बन सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जितना बार मन हो उतना बार बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बना जा सकता है, ठीक है। 2 से अधिक बार अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बना जा सकता है, ठीक है। पद की रिक्ति किस प्रकार होगी, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पहले होना चाहिए। अब राष्ट्रपति 13 तारीख को समाप्त हो रहा है तो क्या 13 तारीख को चुनाव करवाएंगे, नहीं, चुनाव पहले हो जाएगा, ताकि तो राष्ट्रपति का पद 13 तारीख की खाली होता है तो वहां पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, सॉरी। पद से हटा देने पे, मृत्यु हो जाने पे, अन्य कारण से, उदाहरण के लिए अयोग्य हो, इस कारण से अमान्य घोषित किया जा सकता है। अंतिम 4 स्थितियों में रिक्ति होने के बाद रिक्ति के भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति को अपने पदभार ग्रहण करने के लिए 5 वर्ष पूर्व अवधि के लिए पद धारण करता है, मतलब 5 साल के लिए मतलब क्या करते हैं, पद धारण करते हैं, ठीक है। शक्ति और कार्य क्या क्या है, तो राज्यसभा का पदन सभापति होते हैं, शक्ति और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है केवल अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति, लेकिन कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, पद से हटाने, मृत्यु, अन्य कारण से रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो 6 महीना के लिए मैक्सिमम उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन 6 महीना के अंदर में राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। जब पदासीन राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या किसी अन्य कारण से कार्यों को करने में असमर्थ होता है,
तब उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन उस अवधि तक कर सकता है जब तक राष्ट्रपति अपना कार्यभार पुनः नहीं संभाल लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति के पद कर्तव्यों का पालन नहीं करता। पहले भी बता दिया था, अगर राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करेगा तो राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापतित्व को काम कौन करेगा? तो उप सभापति करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पद से कैसे हटाएंगे? तो इसकी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे राष्ट्रपति के पद को मतलब हटाने के लिए मतलब महाभियोग की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, प्रभावी बहुमत से तत्काल सदन के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति के बाद हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बाद ही प्रस्तावित किया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हम संसद के किसी भी सदन में ला सकते थे पहली बार, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधी, ठीक है, अधिकार की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ लाएंगे? तो सबसे पहले आपको राज्यसभा में लाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसे पद से हटाने के संविधान पर कोई आधार वर्णित नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे, इसके लिए संविधान में कोई भी आधार की वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो थे राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।